नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिंद प्रशांत त्रिस्तरीय विकास सहयोग स्थापित करने को लेकर भारत और फ्रांस में सहमति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस की विदेश मंत्री से की मुलाकात। यूक्रेन, हिंद प्रशांत, अफगानिस्तान, स्पेस सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा पर चर्चा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला। 5 राज्यों के कई आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में जोड़ने का प्रस्ताव पारित। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल। 40 सदस्यीय विधानसभा में अब बीजेपी के पास 2/3 बहुमत। 11 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई दर। अगस्त में 12.41% रही मुद्रास्फीति। पिछले महीने 33.92 अरब डॉलर का हुआ निर्यात। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हिंदी दिवस पर लोगों को दी बधाई। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा, देश की संस्कृति की पहचान है हिंदी और स्थानीय भाषाएं। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 17 से 19 सितंबर को लंदन का दौरा करेंगी। महारानी का अंतिम संस्कार सोमवार को वेस्टमिंस्टर एबे में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसमें विश्व भर के करीब 500 नेता और विदेशी गणमान्य लोग शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इतिहास में भारत का दृष्टिकोण कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा। दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में इंडिया कोर वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स पर व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही हमारे कई मूल तत्वों का उल्लेख है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के हाल के अमेरिकी निर्णय पर चिंता व्यक्त की। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से फोन पर हुई बातचीत में रक्षा मंत्री ने इस पर आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और R.K. सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रीय खेल विकास कोष और NTPC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के संविधान में संशोधन से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पदाधिकारियों का कार्यकाल लगातार 12 साल का हो सकता है। इसमें राज्य संघ में 6 साल और BCCI में 6 साल शामिल हैं। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ मिलकर अरब सागर में पाकिस्तानी नौका से 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। नौका चालक दल के 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मिनी बस के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले में मंगलवार को हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। बड़ा बंदाई इलाके में हुए धमाके में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। गूगल पर उसके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर 2018 में लगाए गए जुर्माने को यूरोपीय संघ की अदालत ने बरकरार रखा है। गूगल को 4.125 अरब यूरो के जुर्माने का आदेश दिया गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पर चल रही लड़ाई में दोनों तरफ के करीब 100 सैनिकों की मौत हो गई है। आर्मेनिया ने उसके 49 सैनिकों और अजरबैजान ने अपने 50 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। आज की खबर में अब खबरें विस्तार से। भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक भागीदारी को हिंद प्रशांत से बाहर अंतरिक्ष तक फैलाने का फैसला लिया है। आज दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के बीच बातचीत में इस पर सहमति बनी है। भारत यात्रा पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत तनाव, अफगानिस्तान में घटनाक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
दोनों देशों की अंतरिक्ष सुरक्षा के मसलों पर आगे आने वाले दिनों में नियमित तौर पर संवाद का तंत्र विकसित करने की सोच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगले 3 सालों में भारत के 20,000 छात्रों को फ्रांस में पढ़ाई का मौका मिलेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि फ्रांस और भारत सही मायनों में विश्वसनीय भागीदार हैं। दोनों देशों में भारत प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग की स्थापना की दिशा में काम करने के लिए भी सहमति बनी है। We agreed to work towards the establishment of an Indo-Pacific trilateral development cooperation that would facilitate development projects, especially in the framework of the International Solar Alliance. We are launching a scheme for the exchange of young professionals in the 18 to 35 age group as a follow-up to a migration and mobility partnership. 2, we expect the Indo-French campus on health that will be taking shape to establish double degree courses to facilitate exchanges and collaboration. फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस लगातार प्रयास करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के परिणामों से निपटने के लिए भारत और फ्रांस साझा रणनीति पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत में सुरक्षा और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए दोनों देश साथ मिलकर इस इलाके के देशों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही रक्षा, परमाणु ऊर्जा, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के साथ संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कही। Other ambitions, we want to work in the outer space, in the cyberspace, in fighting against terrorism, and I like to remind you that we are also very keen on moving forward with the Chaitapur nuclear power plant project, which is making good progress. फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। फ्रांस की विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मित्रता और सहयोग का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के श्लॉस एल्माउ के साथ अपनी हाल की बैठकों को याद किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, फ्रांस की विदेश मंत्री की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री और अपने समकक्ष के साथ मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए शालिनी, भारत और फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि भारत और फ्रांस एक ऐसे दोस्त के रूप में उभर रहे हैं जिस तरह से भारत और रूस की दोस्ती रही है। जिस तरह से भारत और रूस के बारे में कहा जाता है कि बिना शर्त एक रूस की तरफ से भारत को समर्थन मिलता रहा और भारत की तरफ से रूस को, उसी तरह से भारत और फ्रांस के बीच में भी दोस्ती की ये शुरुआत ही नहीं है, बल्कि दोस्ती काफ़ी मैच्योर्ड स्थिति में पहुंच रही है। और न सिर्फ कहें कि तकनीकी रूप में, बल्कि भावनात्मक रूप से भी भारत और फ्रांस काफ़ी नज़दीक एक दूसरे से जा रहे हैं। और एक उदाहरण मैं दूंगा कि देखिए, जो चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ शहर को फ्रांस के ही एक आर्किटेक्ट ली कोर्बुजियो ने बनाया था, उसका डिज़ाइन किया था। और आज विदेश मंत्री जब फ्रांस की यहाँ थी तो उन्होंने 48 मिलियन यूरो की घोषणा की, जो चंडीगढ़ में जो पेयजल की को और ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए उन्होंने कहा कि फ्रांस सहयोग देगा। उसके अलावा देखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो शुरुआत की भारत और फ्रांस ने, एक कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी के क्षेत्र में या क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके पहले प्रोजेक्ट की आज घोषणा की गई और उस संयुक्त जो प्रोजेक्ट बनेगा भारत और फ्रांस का, उस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल, भूटान, सेनेगल और पापुआ न्यू गिनिया को सहायता दी जाएगी ताकि वो अपने यहाँ सौर ऊर्जा को विकसित कर सके। तो कह सकते हैं कि ये जो दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में जो इंडो पैसिफिक में जो सहयोग की शुरुआत हुई है, उसे और ज़्यादा मुकम्मल बनाने के लिए इस महीने के अंत में फ्रांस में एक सी-टेक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और उस सी-टेक कॉन्फ्रेंस में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में जिस तरह से भारत की प्रमुखता बढ़ रही है, फ्रांस ने उस पर एक और मुहर लगा दी है। और चौथी बात अगर कहें कि भारत और फ्रांस के बीच में जो एक मोबिलिटी का और जो लोगों के आने जाने के बीच में समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत हर साल
500 भारतीय को फ्रांस वीज़ा देगा और 500 फ्रेंच को भारत वीज़ा देगा। मतलब यह एक टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके तहत जो है तो 500 फ्रेंच और 500 इंडियन लोग एक दूसरे के साथ देश में जाएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और उसके अलावा एक दूसरे को समझाएंगे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो पहले से संबंध है, जिस तरह से डिफेंस के मामले में फ्रांस ने हमको बहुत आगे बढ़ चढ़ कर सहायता दी है, उसी धन्यवाद तरह से अखिलेश फ्रांस इस अन्य जानकारी क्षेत्रों के में भी लिए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बढ़ते हैं आगे। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और भूटान ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध साझा करते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विनय क्वात्रा से मुलाकात की और आपसी मुद्दों पर चर्चा की। भूटान के राजा ने बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। भूटान भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से अहम और मित्र राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कल उज़्बेकिस्तान में समरकंद जाएंगे। प्रधानमंत्री 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैठक में संगठन के नेताओं के पिछले 2 दशकों से इस संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने की उम्मीद है। एससीओ में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिखर सम्मेलन से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर मुलाकात करेंगे और रणनीतिक स्थायित्व, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र और G20 के सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक खेला जाना है। देश में आयोजित की जाने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। अधिक संख्या में युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और भारत में फुटबॉल के खेल को विकसित करने में ये मदद करेगा। अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एफसी फीफा द्वारा करवाई जाएगी, उसकी साइनिंग ऑफ गारंटीज की अनुमति दी गई है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में बिछिया समुदाय और तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारी कुर्वन और कुरीविकरण समुदाय को भी इस सूची में शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी प्रदान की गई। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो वर्षों से लंबित था उस पर लिया गया है और मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में फैसला हो जाने से उन राज्य के तमाम ऐसे लोगों को अनुसूची में शामिल करते हुए आगामी दिनों में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। भारत जोड़ो यात्रा में जुटी कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 8 विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 28 हो गई है। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है।
इसमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलिलाह लोबो, राजेश फलदेसाई और केदार नाइक शामिल हैं। गोवा में इस साल फरवरी महीने में चुनाव हुए थे। राज्य की 40 विधानसभा सीटों में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक थे। गोवा में कांग्रेस के लिए टूट नई नहीं है। इसी तरह जुलाई 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और वो निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत निर्माण की उनकी संकल्पना है, इसलिए सभी ज्वाइन हो चुके हैं। People tell us to leave. We have to hear their voice, and they have told us to leave. Top leaders who had strengthened the Congress party are going to leave that party. भारत का निर्यात अगस्त में 1.62% बढ़कर 33.92 अरब डॉलर हो गया। अप्रैल से अगस्त के दौरान निर्यात में 17.68% की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 193.51 अरब डॉलर रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में आयात 45.74% बढ़कर 318 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 124.52 अरब डॉलर हो गया है। विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में नरमी होने से थोक कीमतों पर आधारित महंगाई अगस्त में लगातार तीसरे महीने घटकर 12.41% पर आ गई। खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी के बावजूद महंगाई का आंकड़ा घटा है। मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे महीने गिरावट का रुख देखने को मिला है। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इससे पिछले महीने जुलाई में 13.93% थी और पिछले साल अगस्त में 11.64% थी। अगस्त में खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़कर 12.37% पर पहुंच गई। ईंधन और बिजली में महंगाई दर अगस्त में 33.67% रही, जो इससे पिछले महीने 43.75% थी। विनिर्मित उत्पादों में 7.51% महंगाई थी। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राज्यवार समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। The idea to conserve the big cats. The move to populate the forests of India with the fastest sprinter on earth, cheetah. Watch our special report on the majestic cat. आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में क्रिप्को की बायो इथेनॉल परियोजना क्रिप्को हजीरा का शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन की शुरुआत नवाई कुलम से की। उन्होंने यहां शिवगिरी मठ का दौरा कर श्री नारायण गुरु की समाधि पर मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हेल्थ ATM सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे 55 प्रकार की जांच कुछ ही मिनट में एक जगह बैठकर पूरी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिजली बिल में सब्सिडी का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों के लिए आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे। 31 अक्टूबर तक विकल्प चुनने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आज निर्माणाधीन इमारत का एलिवेटर गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को ले जा रहा एलिवेटर 7वें तल से नीचे गिर गया।
अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि और हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने हिंदी दिवस पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा है कि हिंदी दिवस पर हिंदी को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने और प्रोत्साहित करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी देश की अन्य सभी भाषाओं की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उनकी मित्र है। अमित शाह ने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी को मजबूत करने की जरूरत बताई है। सभी भाषाओं के सह अस्तित्व को स्वीकार करने की जरूरत है। उन्होंने अन्य भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी का शब्दकोश बढ़ाने और इसे लचीला बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के मुकाबले हिंदी को प्रोत्साहित करने के दुष्प्रचार अभियान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश की क्षेत्रीय भाषाएं तभी समृद्ध हो सकती हैं जब हिंदी समृद्ध होगी और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास से हिंदी भी समृद्ध होगी। कोई भी भाषा दूसरी भाषा के शब्द लेने से लघु नहीं होती है, वो गुरु होती है, बड़ी होती है। हमने भी हिंदी को लचीली बनाना पड़ेगा। हिंदी को लचीली बनाए बगैर हिंदी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हिंदी को स्वीकृत बनाना पड़ेगा। संसद परिसर में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हिंदी पखवाड़ा 2022 के दूसरे दिन लोकसभा सचिवालय में हिंदी कहानी पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा हिंदी टिप्पण और प्रारूपण नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिनांक हिंदी पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़ा का शुभारंभ हिंदी निबंध और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन के साथ किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सचिवालय है उसमें हिंदी के आगामी प्रयोग को बढ़ावा देना, अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। इस वजह से हम इस विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। इस दौरान पखवाड़े के दौरान 14 से 28 सितंबर के दौरान अभी हम 6 प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं और इसके अलावा हमारा 21 सितंबर को एक कार्यशाला भी है। बिहार के बेगूसराय जिले में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की ओर से अलग अलग स्थानों पर की गई गोलीबारी के सिलसिले में गश्त में चूक के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बेगूसराय में सरेआम फायरिंग की घटना की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आरोपियों का पता लगाने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। कल रात से ही कई जिलों में नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी से मिली जानकारी के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार की शाम को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए थे। ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में पानी की मात्रा बढ़ने के बाद प्रकाशम बैराज में पहले स्तर की चेतावनी जारी की गई है। पानी की बढ़ती मात्रा के मद्देनजर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के आसपास के क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। वहीं राज्य की दूसरी नदियों में भी जलस्तर बढ़ गया है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के कारण कुछ निचली जगहों पर जलजमाव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जल जमाव की वजह से कई इलाकों में यातायात पर प्रभाव पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की आशंका जताई है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
अमेरिका ने पाकिस्तान में भारी मॉनसूनी बारिश के कारण आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों को 10 लाख पाउंड से अधिक की महत्वपूर्ण मानवीय आपूर्ति और उपकरण पहुंचाने के लिए 10 मिशन भेजे हैं। अमेरिकी वायुसेना के C-17 और C-130 विमानों ने पाकिस्तानी लोगों की मदद के लिए 10 लाख पाउंड से अधिक की महत्वपूर्ण मानवीय आपूर्ति और उपकरण पहुंचाए हैं। इसमें आपातकालीन खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वच्छता आपूर्ति और उपकरण, पोर्टेबल टेंट, बिस्तर, सफाई किट और रसोई का सामान शामिल है। अमेरिका ने आगे मदद जारी रखने की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लाख से अधिक घर, 40 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि और 6,674 किलोमीटर लंबी सड़कें नष्ट हो गई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं न्यूयॉर्क में लगी ऑस्ट्रियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट की कलाकृतियों की प्रदर्शनी के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।